इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा के प्रदेश कार्य समिति के सदस्य। इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इस वक्त ढाका विधानसभा में क्या कुछ चुनावी माहौल है, क्या समीकरण है और क्या आने वाले ये जो बिहार विधानसभा चुनाव है 11 तारीख को वोटिंग है सेकेंड फेज की, इसमें क्या यहाँ से जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं और मौजूदा विधायक हैं पवन जायसवाल जी, वो फिर से अपनी गद्दी को बरकरार रख पाएंगे या फिर आरजेडी या फिर कोई और इस बार नई पार्टी जनसुराज आई है वो कुछ वोट काट सकती है। सर, इस बार यहाँ ढाका विधानसभा की बात करेंगे तो क्या चुनावी समीकरण है? देखिए, एक चीज़ सबसे पहले आपके सभी व्यूअर्स को हम धन्यवाद देंगे। ढाका में जिस तरह का माहौल अभी तक बना है, यह पूरे बिहार में यह दर्शाता है कि सामाजिक सरोकार के जो प्रणेता होता है, सामाजिक कार्यों में जो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, जनता उनके साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलने के लिए तैयार रहती है। ढाका विधानसभा के लोगों ने यह साबित कर दिया है कि जिस तरह से पवन जायसवाल जी लगातार एक वोट ढाका विधानसभा के प्रत्येक व्यक्ति से एक वोट लेने के बाद उन्हें सामाजिक सरोकार के इस तरह की उपलब्धियां देते हैं जो ढाका विधानसभा मतलब पूरे बिहार में एक अलग पहचान बनाई हुई है। यह 243 विधायक में पहले ऐसे विधायक हैं पवन जायसवाल जी, जिन्होंने एक वोट की जो कीमत होती है वो लोगों को 151 लड़कियों को, जो वो लड़की जो गरीब घर की होती है, जिनके माता पिता असहाय होते हैं, असमर्थ होते हैं उनकी शादी कराने में, वैसी बेटियों की शादी और गौना दोनों कराने का काम करते हैं। जब बच्चे हमारे मैट्रिक और इंटर में प्रथम आते हैं, द्वितीय आते हैं, तो उन्हें भी ये विद्यालय में जाके पुरस्कृत करने का काम करते हैं। हमारे सम्मानित शिक्षकों को उनके विद्यालय में जाकर सम्मानित करते हैं। ये तो बात छोड़ दीजिए, इकलौते ही ऐसे विधायक हैं जो विधानसभा में दहाड़ते हैं तो 243 विधायक के साथ साथ सदन के नेता और विधानसभा के अध्यक्ष इनकी बातों को प्रमुखता से सुनते हैं और अमल करने का भी काम करते हैं। ढाका विधानसभा के लोगों ने एक विधायक को नहीं बल्कि एक सामाजिक सरोकार के प्रणेता के रूप में पवन जायसवाल का चयन करती है और मुझे उम्मीद है जिस तरह से यहाँ का माहौल हम देख रहे हैं, निश्चित रूप से यह लगता है कि अभी तक जितनी रिकॉर्डें हैं। समीकरण क्या रहेगा बात करें तो, चाहे महागठबंधन से रहेगा, एनडीए समीकरण नहीं होता है। सामाजिक कार्य करने वाले व्यक्ति के लिए कोई समीकरण नहीं होता है। सारे लोग जात पात से उठकर सामाजिक कार्य करने वाले लोगों को आप कह रहे हैं कि कोई भी चुनावी समीकरण नहीं होता है। अगर पिछले विधानसभा की चुनाव की बात करें 2015 की, उस वक्त भी ये बीजेपी में पार्टी में आकर इन्होंने चुनाव लड़ा था और आरजेडी से ये हार गए थे, तो उस वक्त क्या कारण रहा था या फिर आने वाले समय फिर 2020 में जनता ने दोबारा मौका दिया, क्या कुछ वजहें थी या फिर इस बार के चुनाव में क्या लग रहा है? देखिए, कुछ कनफुकवा लोग होते हैं जो चुनाव के समय में लोगों को गुमराह करने में सफल हो जाते हैं। 2015 का चुनाव इस चीज़ का मतलब परिणाम था कि कुछ कनफुकवा लोगों ने हमारे जो लोग थे उसको दिग्भ्रमित करने का काम किया था, लेकिन पुनः उन लोगों ने 2020 में यह साबित कर दिया अपने मत को देकर कि सामाजिक कार्य करने वाले व्यक्ति को कनफुकवा की कोई बातें नहीं। तो सामने से महागठबंधन के प्रत्याशी भी बोल सकते हैं कि 2015 में हम जीते, फिर 2020 में कुछ जो आपने शब्द दिए उसके कनफुकवा लोगों ने उनको जिता दिया, तो इस पर क्या कुछ कहना है आपका? देखिए, एक तो जो हमारे विपक्ष के उम्मीदवार हैं उनको उम्मीदवार कहलाने में भी अब हमको लगता है कि आश्चर्य करना चाहिए। वो विधायक भी रह चुके हैं। किस तरह का विधायक जो सदन में प्रश्न तक नहीं करते हैं अपने विधानसभा के लिए, गूंगे बहरे बनकर सदन में बैठते हैं, वो विधायक होते हैं क्या? आज तक कभी किसी लड़की का शादी करवाए हैं क्या? कभी सामाजिक कोई कार्य किए हैं क्या? कभी बच्चों को पुरस्कृत किए हैं? वो कैसा विधायक जो सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा न ले, जो अपनी इस बार उन्हें मौका नहीं देगी? एकदम नहीं। 2015 में जो गलती ढाका के जनता ने कर दिया है उसको दोहराने की कभी जरूरत महसूस नहीं करेगी, चूँकि उन्होंने यह कार्य देखा है कि जितनी प्रमुखता से उनकी बातों को, उनकी सामाजिक कार्यों को पवन जायसवाल जी ने सराहना किया है, सम्मान दिया है। निश्चित रूप से ढाका की जनता, प्रबुद्ध जनता, अब ये गलती करने की नौबत नहीं आएगी। यहाँ पे अभी योगी आदित्यनाथ की भी जनसभा होने जा रही है, आज योगी आदित्यनाथ जी भी आ रहे हैं, क्या कुछ लग रहा है उनके आने से क्या वोट परसेंटेज कुछ और बीजेपी के खाते में, एनडीए के खाते में जाएंगे, या फिर अगर बात करें कि आरजेडी की तो उनकी भी रैली रोड शो कल होने वाले हैं, तो क्या कुछ इससे फर्क पड़ेगा, आपको क्या लगता है? देखिए, हमारे योगी आदित्यनाथ जी भाजपा के स्टार प्रचारक हैं, प्रमुख नेता हैं देश के, और
पार्टी की जो जनसभाएं होती है, रैलियां होती है, पार्टी के एक अलग अपनी रूपरेखा तैयार होती है चुनाव प्रबंधन के द्वारा। उस प्रबंधन से हमारे यहाँ आज योगी आदित्यनाथ जी ढाका में आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से उनका प्रभाव रहेगा और उन्हें बुलडोज़र बाबा के नाम से जाना जाता है। और वो वैसे बुलडोज़र बाबा हैं जो लोग का रोड शो कल होने वाला है, उनकी सरकार को किस तरह से मात देकर लगातार दूसरी बार वो सरकार की सत्ता में बैठे हुए लोग हैं। वही नेता हैं जो आपको याद होगा कि मुख्यमंत्री आवास से टोटी चुराने का भी आरोप उनके ऊपर लगा था और आज तक योगी आदित्यनाथ के ऊपर कोई आरोप नहीं लगा। निश्चित रूप से ऐसे लोगों को ढाका विधानसभा के लोग भी बड़ी मतलब तहे दिल से स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं। आज जिस तरह से हम देख रहे हैं उनके रैली में जो भीड़ उमड़ रही है, चारों तरफ से लोग जाना शुरू कर दिए हैं, यह निश्चित रूप से यह बतलाती है कि पुनः इस बार जो अभी तक का रेशियो पवन जायसवाल जी का विधानसभा में रहा है वोट परसेंटेज का, उससे कई गुना ज़्यादा रहेगी। आरजेडी का एक बहुत ही प्रमुख चेहरा है सीमा कुशवाहा। इस बार उनका टिकट भी कट गया, अभी वो प्रचारक के तौर पर आरजेडी में काम कर रही हैं। कल उनकी यहाँ रैली भी है, तो क्या लगता है उनकी यहाँ रैली से क्या कुछ असर पड़ेगा आरजेडी के समर्थकों में, या फिर बीजेपी की या एनडीए के वोटर्स में, या फिर ढाका की जो सामान्य जनता है उनके बीच? आपको बता दे सबसे पहले कि जो सीमा कुशवाहा जी हैं वो मेरे ही जिला के रहने वाली हैं। मैं भी रोहतास जिला से ही बिलोंग करता हूँ और हम लोग की बाद के राजनीति में वो आई हैं। ठीक है, महिला हैं, फॉलोअर्स ज़्यादा हैं, लेकिन अगर ऐसा होता, अगर फॉलोअर्स को और ये सब चीज़ों से अगर वोट बढ़ जाता तो हमको लगता है कई ऐसी हस्तियाँ थी जो वोटिंग कर लेते हैं, कोई प्रभाव उनका पड़ने वाला नहीं। जब वो इतनी ही ज़्यादा मतलब पावरफुल है तो उनका टिकट क्यों काटा गया? आरजेडी से उनका टिकट आज ही नहीं काटा गया, वो इससे पहले जिला पार्षद थी, जिला पार्षद का चुनाव भी हार गई। 21 में उन्होंने जिला पार्षद का चुनाव हार गया। आपको बता दें 2020 में वो राष्ट्रीय लोक समता पार्टी से टिकट चाह रही थी। उस समय उपेंद्र कुशवाहा ने उनको टिकट नहीं दिया, क्योंकि वो सारे लोग जानते हैं कि इनका अपना ज़मीनी हकीकत क्या है। कहीं कोई जनाधार नहीं है, कोई जनाधार नहीं है। और इस बार भी वो राजद से टिकट चाह रहे थे, लेकिन तेजस्वी यादव ने सर्वे करा के और सारी गतिविधियों को जानकारी लेके ये समझ गए कि इनका कोई उन्हें प्रचारक के तौर पर क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है इस बार? बस हाथ हिलाना है और कुछ नहीं। तो उससे कुछ फर्क या असर ढाका की वाला कोई फायदा नहीं होने वाला। ढाका के लोग प्रबुद्ध हैं, सब चीज़ समझते हैं और सारी उम्मीदों को लोगों ने एक तरफ रखते हुए तय कर लिया है कि पवन जायसवाल ढाका में ही रहेंगे, दूसरा कोई आने वाला नहीं है। अगर ढाका विधानसभा के मौजूदा हालात की बात करें तो क्या कुछ यहाँ हालात है, कमियाँ क्या कुछ हैं, या फिर क्या विकास हुआ है? जनता अब इस बार किस ओर देखना चाह रही है कि ये हमारे लिए काम होना चाहिए, चाहे वो रोड, पानी, बिजली को लेकर, चाहे वो शिक्षा को लेकर हो, अस्पताल को लेकर हो, क्या कुछ कहना है? अगर आपको देखना है तो कभी ढाका का जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, ढाका स्वास्थ्य केंद्र है, कई जगह का जो कार्य है, या आप विद्यालय का भवन का निर्माण हो, रोड का निर्माण हो, ये सारी चीज़ देखने की जो चीज़ें हैं। पवन जायसवाल 243 में ऐसे विधायक है जिन्होंने डंके के चोट पर कहा कि जिस गांव में अगर हम काम नहीं करवाए हैं उस गांव में वोट मांगने नहीं जाएंगे। अगर है किसी विपक्ष के नेताओं में हिम्मत तो ये दावा करके दिखाए कि अगर जिस गांव में हम काम नहीं कराए होंगे तो उस गांव में वोट मांगने नहीं जाएंगे। एकलौते 243 विधायक में पवन जायसवाल है जिन्होंने डंके के चोट में ढाका विधानसभा में यह ऐलान करके गांव में जा रहे हैं कि अगर जिस गांव में अगर हम कार्य नहीं किए होंगे उस गांव के लोगों से हम वोट नहीं मांगेंगे। और जो विशाल जनसमूह उनके समर्थन में दिख रही है गाँव में, आप लगातार उनके सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, जिस तरह से जनसमूह उनके साथ खड़ा है, यह बतलाता है कि ढाका के लाल पवन जायसवाल यह लोगों ने तय कर दिया है। कोई यहाँ पर नहीं है। एक प्रत्याशी के नेता ने कहा था इसी ढाका में कि पवन जायसवाल हवा हैं, तो शायद उन्हें पता नहीं है कि हवा का ही पर्यायवाची शब्द होता है पवन। और जब पवन चलता है तो दुनिया की किसी भी लोगों में या किसी भी चीज़ों में ताकत नहीं है जो उस हवा को रोक सके। तो वो हवा चल पड़ी है, वो उनको भी अनुमान है, चूँकि वो एक रणनीतिकार रहे हैं, तो उनको तो निश्चित रूप से इनकी सारी गतिविधि की जानकारी हो गई है कि कितनी बड़ी जनसलाह पवन जायसवाल के साथ है। उन्होंने स्पष्ट रूप से महागठबंधन को भी इशारा कर दिया है कि पवन हवा है और इनको रोकना हम सभी की बस की बात नहीं है।
तो अगर बात करें तो आने वाले समय में कितने वोटों का मार्जिन रखने वाली है बीजेपी पवन जायसवाल यहाँ पर? पवन जायसवाल ने चुनाव के समय में ही कहा था कि शुरुआत से लेके अभी तक उनका जो वोट था वो बढ़ते ही रहा है, कभी ग्राफ उनका घटा नहीं है। इससे पहले उन्होंने लगभग 1 लाख वोटों से लाए थे इस विधानसभा में। इस बार उन्होंने ढाका के लोगों से अपील की है कि 2025 एनडीए 225 और ढाका में 1,25,000 वोट लेकर आएंगे और विपक्षी को मुंहतोड़ जवाब देने का काम पहले करेंगे। 1 लाख की 10,000? नहीं, 1 लाख मत आया था, 1 लाख मत आया था, मार्जिन 12,000 के इस करीब, बार मार्जिन कितना हो सकता है, अनुमान क्या है आपका? 30 से 40 हज़ार। 30 से 40 हज़ार। देखिए, ये थे हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश कार्य समिति के अध्यक्ष। इन्होंने किस तरीके से बताया कि इस बार ढाका विधानसभा में क्या कुछ चुनावी माहौल रहने वाला है और क्या कुछ आगे आने वाले समय में कि दूसरी अन्य पार्टियों से यहाँ का जो एनडीए गठबंधन से बीजेपी प्रत्याशी हैं पवन जायसवाल, उनका कितना ही ज़्यादा भारी बहुमत रहने वाला है, यहाँ की जनता उन्हें कितना पसंद कर रही है, उनके काम को कितना सराह रही है। बाकी ही ऐसी ही और खबरों के लिए देखते रहिए।